सो हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। मैनेज कुमार। फाइनली आज एसएससी सीजीएल 2026 का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो इसमें क्या क्या चेंज है वो मैं आपको सबको बताऊंगा। तो पहले देखते हैं कि इसकी कब से कब तक ये फॉर्म भरे जाएगा। तो 21/5 नहीं, 21 मई 2026 से 22 जून 2026 तक ये फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है। तो फॉर्म की आखिरी डेट से पहले आपको फॉर्म भरना होगा, क्योंकि इसकी साइट जो है बिजी भी चल सकती है। तो आप फॉर्म से पहले भर लेना। ठीक है। तो देखते हैं मेन इसमें क्या होता है। जो इसमें बताया गया है सबसे मेन चीज़ यहाँ पर देखिए। इसका जो पहला टायर 1 है वो अगस्त और सितंबर में होगा। ठीक है। यानी कि अगस्त और सितंबर में हो सकता है इसका टायर 1। ठीक है। फिर टायर 2 होता है एसएससी सीजन का ही कंप्यूटर बेस पर टेस्ट हो गए, दोनों ही कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो गए। तो दिसंबर में बताया गया है, दिसंबर 2026 की। ठीक है। तो दिसंबर 2026 हो गया आपके पास, ये सेकंड टायर 2 हो जाएगा। तो इसमें पोस्ट देखते हैं, पोस्ट डिटेल्स कौन कौन सी हैं। जो पे लेवल 8 की है पोस्ट। ठीक है। तो वे कौन कौन सी होती है। वे होती है ऑडिटर की, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की पोस्ट होती है। जो एज लिमिट होती है 18 से 30 के बीच में होती है इसकी। ये ग्रुप बी में आती है और गैजेटेड पोस्ट होती है ये। ठीक है। इसी प्रकार असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की होती है स्टेट कैडर में। वो सेंटर कैडर में थी, ये स्टेट कैडर में है। तो ये भी ग्रुप बी में आती है और 18 से 30 इसकी भी एज लिमिट होती है। एक हमारे पास है असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर। ठीक है। तो ये अब की बार आई है पोस्ट। तो ये भी गैजेटेड पोस्ट होती है ग्रुप बी में और 18 से 30 में इसकी एज लिमिट होती है। इसी प्रकार पे लेवल 7 की होती है एएसओ। ठीक है। तो ये सब एएसओ की पोस्ट होती है। ये देखिए सब एएसओ की पोस्ट है। तो सेंटर सेक्रेटरीट सर्विस में होती है ग्रुप बी में और 20 से 30 इसकी एज होती है। एएसओ बनते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो में। ग्रुप बी की सब ये पोस्ट होती है 18 से 30 ये होती है। तो आप देख सकते हो, सभी को पढ़ सकते हो आप ध्यान से। तो मेन फोकस करते हैं आप। जैसे कि इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है। जीएसटी इंस्पेक्टर की भी होगी आपके पास, देखिए जरा। इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज की होती है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की होती है। सभी पोस्ट दी गई है, तो आप देख सकते हो। ये पोस्ट हो गई हमारे पास। तो मेन चलते हैं। अब देखिए एज के बारे में बताइए। एज छूट जो होती है, एज में छूट दी गई है। जैसे एससी ओबीसी पीडब्ल्यू बीडी को मिलती है। तो देखो एससी एसटी को 5 साल की छूट मिलती है इसमें, और ओबीसी को दी गई है 3 साल की छूट। ठीक है। जो पीडब्ल्यू बीडी कैंडिडेट होते हैं वो 10 साल की छूट मिलती है उन्हें। ठीक है। तो ये भी देख सकते हैं आप, ये बात होती है। तो मेन ही आपके पास देखते हैं जो मेन फोकस होता है। ठीक है। उसी पर करेंगे हम। तो क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, देखिए जरा। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की जो डबल ए बोलते हैं इसको, डबल ए। ठीक है। तो स्टेट कैडर में तो इसमें क्वालिफिकेशन मानी गई है बैचलर ऑफ डिग्री। जिसने बीए बीकॉम ठीक है वे कर रखी हो तो वे फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। तो जो एसएससी में मानी जाती है वो ग्रेजुएशन मानी जाती है। ठीक है। जनरली ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपके पास। तो एसएससी का फॉर्म भर सकते हो आप, एसएससी सीजीएल का फॉर्म भर सकते हो। ठीक है। तो आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। केवल जेएसओ के जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर जो होते हैं आपके पास, वो क्या होता है इसमें बैचलर डिग्री तो होनी चाहिए आपके पास, लेकिन आपके पास ये कह रहा है कि कम से कम आपके पास जो आपके 12th में मैथ ले आओ ना आपने, 12th में मैथ होना चाहिए और 60% एटलीस्ट होनी चाहिए उसमें नंबर। ठीक है। या फिर आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए एनी सब्जेक्ट में विद स्टेटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल, यानी कि स्टेटिक्स होना चाहिए आपके पास बैचलर डिग्री में। तो वो भी आप जेएसओ के लिए फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। तो ये होनी चाहिए। एक इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 की होती है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए इसमें स्टेटिक्स में, या फिर मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स डेमोग्राफी, ये सब आप पढ़ सकते हो। इनमें अगर आपकी क्वालिफिकेशन है तो आप फॉर्म भर सकते हो। जैसे कि ऑल अदर पोस्ट हमारी, तो उसमें क्या आपका डिग्री चाहिए, तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए बस आपके पास। ओनली टू ओनली बैचलर डिग्री होनी चाहिए जो ऑल अदर पोस्ट है। तो आगे चलते हैं। जो फीस के बारे में बता दूं आपको, यदि आप ओबीसी में हो या फिर जनरल में हो तो आपके पास 100 रुपये देने पड़ेगा आपको। और यदि आप कैंडिडेट हो, वुमेन कैंडिडेट हो, या फिर एससी एसटी में आप आते हो, या फिर पीडब्ल्यूबीडी में आते हो, या एक्स सर्विस मैन हो, तो आपको कोई भी फीस नहीं देनी होगी। ठीक है। आप अपनी फ़ीस को भीम यूपीआई के थ्रू कर सकते हो, या नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो, या मास्टर कार्ड, कोई भी आपको जो भी इजीली लगे तो उसके अनुसार आप कर सकते हो।
जो करेक्शन डेट है हमारी वो 29/6/2026 से 1/7/2026 तक होगी, ठीक है। करेक्शन डेट, यदि आपके फॉर्म भरने में कोई भी मिस्टेक हो जाती है, पहली तो बात यह है कि आप मिस्टेक ना करें, लेकिन अगर हो भी जाती है तो क्या करना होता है, 26/6/2026 29/6/2026 के बीच और 1/7/2026 के बीच में आप करेक्शन डेट कर सकते हो, करेक्शन हो सकता है आपके पास, ठीक है। और वो भी करेक्शन जो होगा आपके पास वो 200 रुपये होगा, ठीक है, मॉडिफाइड के लिए। जो भी आप इसमें फर्स्ट टाइम करेंगे तो 200 रुपये लगेगा। यदि आप रीसबमिट करने के बाद करेंगे तो 500 रुपये आपके पास देना होगा आपको सेकंड टाइम में। आगे चलते हैं, ये सब आपके रीजन है। तो एग्जाम पैटर्न में चलते हैं अब तेजी के अनुसार। अब एग्जाम पैटर्न देखिए आप अपना, ठीक। ये देखिए, जो हमारे पास इसमें 2 पेपर होते हैं मेनली, तो फर्स्ट एंड सेकंड एसएससी सीजन में, तो इसे टायर 1 बोलते हैं, टायर 2 बोलते हैं। तो टायर 1 में जो आएगा आपके पास वो देखिए रीजनिंग आएगा, ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग बोलते हैं जिसको। एक आएगा जनरल अवेयरनेस, फिर क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड जिसे मैथ बोलते हैं, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, इंग्लिश कॉम, ये 4 सब्जेक्ट होते हैं। 25 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, 25 ही जीके के आते हैं, 25 ही मैथ के आते हैं, 25 ही इंग्लिश के आते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो यानी कि 50 इसके, 50 इसके, 50 इसके और 50 ही इसके होते हैं, ठीक है। आपको 1 घंटा मिलेगा, मतलब 60 मिनट में आपको क्या करना होता है, 60 मिनट मिलेगी आपको, 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। और अब की बात सबसे बड़ा चेंजेस जो आया है वो आपको सेक्शन करना होगा, यानी कि एक सेक्शन के लिए आपको 15 मिनट दी जाएगी, ठीक है। तो यानी कि 15 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन करने होंगे, रीजनिंग के 25 ही क्वेश्चन करने 15 मिनट में। आपको क्या करना है, जीके अलग से 15 मिनट मिलेगी, तो 25 क्वेश्चन इसके करने पड़ेगा आपको, और अलग से 25 क्वेश्चन 15 मिनट में इसके करने होंगे मैथ के, 15 ही मिनट में इंग्लिश के 25 क्वेश्चन करने होंगे, तो 15 15 15 ऐसे मिलेंगे आपको, तो उसके अनुसार ही आपको करना होगा, ठीक है। ओके, जो आपके पास टायर 1 में नेगेटिव मार्किंग जो होगी आपके पास 1/0.5 की होगी, ठीक है, ओके, 0.5 की हो जाएगी। तो टायर 2 देखिए आप, हमारे पास टायर 2 पेपर 1 होता है और पेपर 2 होता है। ये देखिए जरा, ये हमारे पास पेपर 1 हो गया। तो पेपर 1 में क्या, मतलब पेपर 1 में क्या आएगा आपके पास, देखिए जरा। तो जैसे कि सेक्शन 1 खुलेगा आपके पास, सेक्शन 1 जो खुलेगा आपके पास, एक खुलेगा आपके सेक्शन 1 में पार्ट ए, यानी कि मैथमेटिकल एबिलिटीज, यानी कि मैथ खुलेगा और रीजनिंग आएगी, ठीक है। ये 2 सेक्शन में 2 सब्जेक्ट आएंगे, मैथ आएगा और रीजनिंग आएगी, ठीक है। 30 क्वेश्चन मैथ के आएंगे, 30 ही क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे, तो टोटल ओवरऑल कितने क्वेश्चन हो गए, 60 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन जो होगा आपके पास 3 नंबर का होता है, ठीक है। तो 60 क्या, कितनों के 180, यानी कि 180 नंबर आपके पास इन दोनों के ही हो जाएंगे, ठीक है। इसमें भी क्या होगा आपके पास, मतलब 60 क्वेश्चन करने के लिए आपके पास 60 ही मिनट मिलेगी, ठीक है, 60 मिनट मिलेगी, यानी कि 30 क्वेश्चन करने के लिए 30 मिनट मिलेगी, और 30 ही क्वेश्चन करने के लिए रीजनिंग के 30 मिनट मिलेगी, ठीक है। तो ये भी याद रखना। ये जो सेक्शन टाइमर दिया गया है जो हैंडीकैप के लिए होते हैं, ठीक है, जिसके शरीर में कुछ प्रॉब्लम होती है, इसके लिए होते हैं, ठीक है। आप पढ़ भी सकते हो, पैरा नंबर 7.5, 7.2, 7.3। और वो देखते हैं हम सेक्शन जो 2 होता है हमारे पास, पेपर एक ही शिफ्ट में पेपर एक ही दिन होगा, तो उसमें ही सेक्शन 1 आएगा, उसमें ही सेक्शन नंबर 2 आएगा, ठीक है। तो सेक्शन 1 में मैथ रीजनिंग आएगी, सेक्शन 2 में जो आएगी इंग्लिश आएगी आपके पास, और जनरल अवेयरनेस आएगी, ठीक है, जीके आएगी। जो इंग्लिश के क्वेश्चन हो गए वो 45 क्वेश्चन हो गए, और जो जीके के क्वेश्चन होते हैं वो 25 क्वेश्चन होते हैं, तो ओवरऑल क्वेश्चन हो गया आपके पास 70, ठीक है। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, ठीक है। तो 70 क्या, कितना हो गया, 210। तो 210 ये हो गया आपके पास यहाँ पर। इसमें क्या होगा, ध्यान से समझिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें जो होगा आपके पास, अगर आप इंग्लिश सब्जेक्ट करते हो तो इंग्लिश सब्जेक्ट को करने के लिए आपको मिलेगी मिनट 40 मिनट, ठीक है, 40 मिनट आपको दी गई है आपकी बार। तो ये भी याद रखना, 45 क्वेश्चन 40 मिनट में करने होंगे आपके। और जो 25 क्वेश्चन आपके पास जिसको जीके के लिए डिफाइन किया गया है, उसको 20 मिनट मिलेगा आपको। कितना मिनट मिलेगा आपके पास, 20 मिनट। 40 मिनट तो आपके पास इंग्लिश के हो गए, और 20 मिनट ध्यान रखिएगा, 20 मिनट आपके पास जीके को मिलेंगे। तो ये भी याद रखने का, जीके का आपके पास 20 मिनट मिलेंगे। फिर आपके पास सेक्शन नंबर 3 खुलता है, सेक्शन नंबर 3 खुलता है, जिसमें कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं 20 क्वेश्चन, कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन आ गए आपके पास। एक जो क्वेश्चन होता है वो 3 नंबर का होता है यहाँ पर भी, और 60 नंबर का आपके पास कंप्यूटर का सेक्शन होता है, ठीक है। इसमें जो आपके पास टाइम मिलते हैं वो 15 मिनट मिलती है, ठीक है, 15 मिनट आपके पास हो जाएगी। फिर आपके पास सेक्शन 2 होता है, वो 15 मिनट की टाइपिंग होती है आपके पास, ठीक है, जिसे डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है आपके पास, आपको 15 मिनट
में टाइपिंग करनी होती है, ठीक है। टाइपिंग इसकी आसान होती है, आप कर सकते हो। तो मैं स्ट्रैटेजी बताऊंगा आपको टाइपिंग की कैसे करनी होते हैं, सब कुछ डिटेल वीडियो आपके पास लाता रहूँगा। तो अब देखिए पेपर 2 जो होता है आपके पास वो स्टैटिक्स होता है। स्टैटिक्स का होगा जो जीएसओ के लिए मेरिट में पास हो गए टायर 1 में, तो वो स्टैटिक्स का एक एग्जाम देंगे। तो 100 क्वेश्चन हो गए इसमें। अब 100 क्वेश्चन 2 नंबर का, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, 200 नंबर का पेपर होता है, ठीक है। इसमें 2 घंटे मिलते हैं आपको, ठीक है। जो पेपर नंबर 3 होता है वो जनरल स्टडीज़ का होता है, जो डबल ए के लिए एप्लीकेबल हो गए जो भी कैंडिडेट्स, तो जनरल स्टडीज़ का पेपर देंगे। तो फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स का एक हमारे पास सब्जेक्ट होता है, तो उसमें आपको देना पड़ेगा। इसमें क्या होता है कि 100 क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो 200 मार्क्स का ये भी होता है। तो 2 घंटे का पेपर होता है आपके पास, तो ये याद रखिएगा। अब समझिए ध्यान से बात को। अब इसने क्या कहा है कि सबसे मेन बात है, अगर आपके पास, समझ बता देता हूँ मैं आपको थोड़ा सा। देखो यहाँ पर सीखिएगा, जो हमारे पास टायर 1 की होती है, जो हमारे पास टायर 1 की मेरिट लगती है, तो सबसे मेन वही होती है। टायर 1 की मेरिट जो होती है सबसे मेन होती है। क्यों होती है मेन? क्योंकि आपके जो रोल नंबर वाइज हो गए, तो उसमें क्या हो गया, ऑल पोस्ट के लिए, जेएसओ के लिए और डबल एओ के लिए, ठीक है। तो ये अलग अलग मेरिट जाती है। ऑल पोस्ट के लिए कम जाती है मेरिट, जेएसओ के लिए काफ़ी ज़्यादा हाई जाती है और डबल एओ के लिए भी काफ़ी हाई जाती है। यदि कोई कैंडिडेट जेएसओ की मेरिट को पास कर लेता है, डबल एओ की मेरिट भी पास कर लेता है, तो वो डबल एओ का पेपर दे सकता है और जेएसओ का पेपर भी दे सकता है। ये कंफ्यूजन खत्म होगा आपके पास। यदि इनमें से एक पास हुआ मेरिट किसी कैंडिडेट का, मान लीजिए जेएसओ का पास हुआ है, इसका रह गया है, तो वो लड़का जेएसओ का एग्ज़ाम दे सकता है और डबल एओ का तो नहीं देगा, क्योंकि वो पास नहीं हुआ है। यदि वो डबल एओ का पास कर दी उसने और जेएसओ का मेरिट नहीं पास की, तो वो डबल एओ का दे सकता है, ठीक है। यदि कोई लड़का, ये भी होता है कि कोई लड़के ने क्या कर लेता है कि डबल एओ की पास कर ली मेरिट, उसके बाद होता है कि अगर वो डबल एओ नहीं लेना चाहता पोस्ट, तो वो इनकम टैक्स, जीएसटी इंस्पेक्टर, ये ऑल पोस्ट में जो आ रही है ना, ऑल अदर पोस्ट में, तो यहाँ से ले सकता है पोस्ट को, ठीक है। वो पोस्ट प्रेफरेंस आपको भरनी पड़ेगी अलग से, ठीक है। यदि कोई लड़का ऑल अदर पोस्ट होते हैं, ये जो होती है आपके पास 30 नंबर की पोस्ट या मेरिट लगती है, अगर इसमें से पास होगा तो केवल इस वाली पोस्ट को ही ले सकता है, ये वाली पोस्ट नहीं ले सकता, ठीक है। इसके लिए अलग से पेपर देना पड़ता है, इसके लिए भी अलग से पेपर देना पड़ता है आपको डबल एओ के लिए, ये भी याद रखिएगा। यदि कोई लड़का डबल एओ की पास कर लेता है, तो ये मेरिट पास कर लेता है डबल ए की, तो डबल ए का पेपर अलग से देना पड़ेगा उसको। जेएसओ करता है तो जेएसओ का पेपर अलग से दे सकता है वो, ठीक है। अगर वो इच्छा है तो जा सकता है जेएसओ में भी, उसकी मर्जी होगी। तो ये था नोटिफिकेशन में। सिलेबस की बात करते हैं, तो सिलेबस में तो आपके पास देख सकते हो आप, सिलेबस सेम है। ये रीजनिंग का सिलेबस है, ये रीजनिंग का सिलेबस है, देखिए जरा रीजनिंग का सिलेबस। तो रीजनिंग का सिलेबस में ही है जो आपके पास 2025 में आए हुए हैं, ठीक है। 2025 वाला ही है सेम बिल्कुल, तो आप कर सकते हो। सबसे बड़ी बात है सिलेबस में ध्यान देंगे तो आप इसमें क्रिटिकल थिंकिंग के जो क्वेश्चन आते हैं उन पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। ये कभी कभी क्या होता है 4 से 5 क्वेश्चन भी फ्री में आ सकते हैं, तो इन पर सबसे इंपॉर्टेंट है, इन पर ध्यान देना क्रिटिकल थिंकिंग के, ठीक है। तो मैं बताऊँगा आपको इमोशनल इंटेलिजेंस के और सोशल इंटेलिजेंस के सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाले जो आखिरी में दिए हुए हैं, रीजनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है। बच्चे यहीं पर गलत करके आते हैं क्वेश्चन को, तो मैं आपको उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊँगा, तो वो देख सकते हो आप वीडियो। इसी प्रकार हम देखते हैं इसी क्रम में, तो जनरल अवेयरनेस का जो हमारे पास है वो सब यहाँ आपको दिखाई दिया है, ठीक है। देख सकते हो आपके पास, ये पढ़ सकते हो आप। जो 2025 का सिलेबस है वो सेम सिलेबस दिया गया है। मैथ का सिलेबस देख सकते हो आप, तो मैथ का सिलेबस देखिए जरा। जैसे कि आपके पास एवरेज हुआ, इंटरेस्ट हुआ, दो संख्याओं के बीच में रिलेशन हुआ, परसेंटेज, रेशो एंड प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, बिजनेस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, बेसिक एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, अलजेब्रा, ये सब आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो। सर्कुलर, सिलेंडर, स्फीयर, हेमिस्फीयर, रेक्टेंगुलर, पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ये सब पढ़ सकते हो आप, ध्यान से कर सकते हो क्वेश्चन को। इंग्लिश में तो आपके पास इंग्लिश में जो आपके पास 2025 वाली इंग्लिश आई है एडिक्यूटी के बेस पे, तो अगर एडिक्यूटी करवाती है 10th स्टैंडर्ड का इंग्लिश को, तो उसने, तो आप देख सकते हो इंग्लिश को PYQ कर सकते हो अच्छी तरीके से। तो ये सिलेबस देखिए जरा। ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, ये सब पढ़ सकते हो आप। स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी, ये है टायर 2 का सिलेबस। तो टायर 2 का सिलेबस देखिए, ये मैथ का सिलेबस है। इसमें नंबर सिस्टम आएगा, नंबर सिस्टम पढ़िए जरा। वो नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शन, रेशनलशिप बिटवीन नंबर्स,
फंडामेंटल अर्थमेटिक, अर्थमेटिक में जो आता है परसेंटेज, रेशो, प्रोपोर्शनल, स्क्वायर रूट, ये सब आते हैं। ठीक है, तो आप पढ़ सकते हो। अलजेब्रा, अलजेब्रा में यही आते हैं। ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में सब बिल्कुल आता है। मेंसुरेशन, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, रेगुलर, पॉलीगन्स, सर्कल, राइट, प्रिज्म, ये सब पढ़ सकते हो आप मेंसुरेशन में। और ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्री बेसिक, ये सब बेसिक थ्योरम होती है ट्रिग्नोमेट्री में, तो पढ़ सकते हो। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी पर ध्यान देना, उसमें 2-3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो ये पढ़ सकते हो। पार्ट बी में जो होगा मेरे पास वो रीजनिंग का सिलेबस दिया गया है, तो रीजनिंग का सिलेबस ये देखिए आप, सब करवाऊंगा मैं आपको, सब रीजनिंग के सिलेबस जो भी आते हैं ना आपके पास, मैं सब करवाऊंगा। रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, सब कुछ आपके पास इस चैनल पर आपको सब कुछ मिलेगा यहाँ पर। इंग्लिश का सब्जेक्ट, इंग्लिश का देख सकते हो आप सिलेबस, ये इंग्लिश का सिलेबस आप पढ़ सकते हो वीडियो पॉज करके। ठीक है, तो ये देख सकते हो आप। ये कंप्यूटर के लिए होते हैं, कंप्यूटर बेसिक, कंप्यूटर के लिए क्या क्या होता है ये देखिए जरा। ये आपके पास कंप्यूटर है, तो CPU, इनपुट आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर मेमोरी, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, बैकअप डिवाइस, पोर्ट्स और विंडोज एक्सप्लोरर, कीबोर्ड शॉर्टकट, सॉफ्टवेयर वर्किंग विद इंटरनेट एंड ईमेल्स, ये पढ़ सकते हो आप। बेसिक्स ऑफ इंटर नेटवर्किंग, साइबर सिक्योरिटी, ये भी पढ़ सकते हो आप। एक है जो हमारे पास पेपर 2 होता है स्टैटिक्स जेएसओ के लिए, तो इसमें देखिए जरा, ये सिलेबस है जेएसओ का, ये पढ़ सकते हो आप। सिलेबस पर ध्यान दीजिए, आप पढ़ सकते हो, ये जेएसओ का सिलेबस है। ये भी सब वीडियो को पॉज कीजिए, पढ़िए। जो हमारे पास डबल ए का जो तीसरा पेपर होता है, तो इसमें क्या होता है कि जनरल स्टडीज और फाइनेंस इकोनॉमिक्स का पेपर होता है। ठीक है, तो ये पढ़ सकते हो आप। फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, ये सब डबल ए के एग्जाम का सिलेबस है। ये सब पढ़ सकते हो आप ध्यान से। तो थोड़ा सा बता देता हूँ आपको मैं। पहला टायर 1 होता है आपके पास, फिर उसके बाद टायर 2 होता है। टायर 2 करने के बाद आपके पास DV होता है। DV के बाद फाइनल सिलेक्शन आपको मिल जाता है। ये प्रोसेस होता है SSC में। ठीक है, तो ये आपके पास मेहनत कीजिए आप, आपका सिलेक्शन जरूर होगा अगर आप मेहनत करते हो। तो कंटिन्यूटी बना के रखिए अपनी, और संघर्ष कीजिए, मेहनत कीजिए, तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा SSC में। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं तक रहेगी। और आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आप। हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर आप फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।